नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अब मात्र एक हफ्ता बचा है और अब ये जो समय है आप लोगों के लिए, ये समय है उन टॉपिक्स के सवालों को याद करने का, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का जो आपके सीधे परीक्षा में सवाल लेकर आते हैं। और उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्थिक समीक्षा। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा में से हर प्रश्न, हर एग्जाम के अंदर जो है तकरीबन 5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं और 5 से 6 नंबर अपने आप में सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, सीधे सीधे आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े आपको याद रखने होते हैं और उनके आधार पर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो पहली बात कर लेते हैं, आर्थिक समीक्षा कहते किसको हैं। दोस्तों, एक चीज़ होती है बजट। बजट जो होता है आगामी वित्त वर्ष के लिए होता है। जैसे कि यदि वर्ष 2020 में बजट रखा गया था तो वो रखा गया होगा वर्ष 2020 और 21 के खर्चों के लिए कि हम 2020 और 21 में ये खर्चे करेंगे। अगर हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की, तो आर्थिक समीक्षा जो होगी वो जब बजट पेश किया जाएगा उससे एक दिन पहले पेश की जाती है। और ये जो गया वित्त वर्ष था, यानी कि 2019-20 का जो गया वित्त वर्ष था, उसमें हमने कहाँ पर कितना खर्चा किया, हमें कहाँ पर क्या प्राप्तियां हुई, हमारी आर्थिक विकास कितना रहा, इन सारी बातों का जो रिकॉर्ड होता है वो आर्थिक समीक्षा के अंदर मिलता है। तो बजट में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, जबकि आर्थिक समीक्षा मीन्स इकोनॉमिक सर्वे में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या किया है। तो अब समय को बिना गवाए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और इन प्रश्नों के साथ ही मैं आपको पूरी आर्थिक समीक्षा समझा दूंगा। वैसे अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन वहां पर आपको 300 से 400 पन्नों की एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को पूरा पढ़ोगे, इससे अच्छा है कि उस पीडीएफ का जो पूरा सार है, उस पीडीएफ का जो पूरा एकदम निचोड़ है, वो मैं आपको इन प्रश्नों में लेकर आ चुका हूं। इन प्रश्नों से बाहर आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा और सारी बातें इन प्रश्नों के इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना रहा। यहाँ पर एक शब्द है सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितना रहा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये जो सकल घरेलू उत्पाद है ये आर्थिक विकास का मुख्य सूचक है। आर्थिक विकास का क्या है, मुख्य सूचक है और ये स्थिर कीमतों पर रहा है 711,627 करोड़। ठीक है, आप चाहे तो इसको पूरा भी याद कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। 711,627 करोड़। ये देखिएगा, जीडीपी जो है दो कीमतों पर निकलती है, एक स्थिर कीमतों पर और एक प्रचलित कीमतों पर। जब भी आपको स्थिर कीमतों पर पूछे तो आपको उत्तर देना है वर्ष 2011-12 के अनुसार, 2011 और 12 के अनुसार। और जब भी प्रचलित कीमतों पर बात हो तो प्रचलित कीमतों पर जो है, जो वर्तमान की कीमतें हैं उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो स्थिर कीमतों पर था इसका 711,627 करोड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ लिया गया है, राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर। पहले हमने जीडीपी पूछी थी स्थिर कीमतों पर और अब की बार हमने बात करी है जीडीपी की प्रचलित कीमतों पर, जो कि है आपके 10,20,990 करोड़। 10,20,990 करोड़। आपको प्रश्न पेपर में सीधा का सीधा ये डाटा दे दिया जाएगा और उससे पूछेंगे कि राजस्थान की जो जीडीपी है प्रचलित कीमतों पर कितनी है या स्थिर कीमतों पर कितनी है। और एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न स्थिर कीमतों से देखने को मिलते हैं। तो ये प्रचलित कीमतों के आधार पर आपकी जीडीपी थी। अब देखते हैं आगे। वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान की जीडीपी की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर कितनी है। आर्थिक वृद्धि दर मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है स्थिर कीमतों पर। तो मैंने आपको बताया स्थिर कीमतों पर मतलब वर्ष 2011-12 के अनुसार, और वो कितनी है 5.50%। अब यही जो है जीडीपी की 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर आपसे पूछ ली जाए तो वो होगी 8.32%। तो दो अलग अलग प्रश्न बन गए, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर 5.05% और अपने प्रचलित कीमतों पर 8.32%। अब बात करते हैं जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान की।
तो अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में कितने घटकों को शामिल किया जाता है? व्हेन वी कैलकुलेट जीडीपी, हाउ मेनी फैक्टर्स वी इंक्लूड इन इट? तो याद रखिएगा 3 क्षेत्र होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? वो कृषि एग्रीकल्चर, सेवा मतलब सर्विसेज, और उद्योग मतलब कि इंडस्ट्रीज को लेकर। इन तीनों को मिलाकर हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित कि राज्य की जीडीपी में वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों के आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान। सबसे बड़ी बात, अब बात करेंगे जीडीपी में जो क्षेत्रवार योगदान है वो स्थिर कीमतों पर कितना है। तो वो कृषि का कितना है? 25.19%। स्थिर कीमतों पर ही उद्योग क्षेत्र का जो है योगदान कितना है? वो है 30.67%। और स्थिर कीमतों पर ही वर्ष 2019-20 के लिए सेवा क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो कितना है? तो 44.14%। जीडीपी में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2019-20 के लिए योगदान। कृषि में पूछे तो 25.19, उद्योग से पूछे तो 30.67 और सेवा क्षेत्र से पूछे तो 44.14%। अब देखते हैं आगे जीडीपी को प्रचलित कीमतों के आधार पर। तो याद रखिएगा राज्य की जीडीपी में वर्ष 2019-20 के लिए प्रचलित कीमतों के आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा। पहले हमने देखा था स्थिर मूल्यों के आधार पर, अब हम देख रहे हैं प्रचलित मूल्यों के आधार पर। तो अब यहाँ पर प्रचलित मूल्यों में कृषि का योगदान जो है 25.56%। इसी प्रकार जीडीपी का योगदान प्रचलित कीमतों पर जो है उद्योग क्षेत्र से कितना है? तो वो होगा 27.81%, 27.81%। अब इसी को हम देखते हैं आगे सेवा के लिए। तो देखिएगा राज्य की जो जीडीपी है वर्ष 2019-20 के लिए प्रचलित कीमतों के आधार पर सेवा क्षेत्र का योगदान है 46.63%। आपको सीधे के सीधे प्रश्न उठकर देखने को मिल सकते हैं ये आपको एज इट इज। अब ये बात थी जीडीपी की एक एक सेक्टर से। अब हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो अब हमारा प्रश्न बनता है राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 2019 और 20 के लिए स्थिर कीमतों के आधार पर कितना होगा। याद रखिएगा कीमतें दोनों हमेशा चलती रहेंगी, एक स्थिर कीमतों के आधार पर और एक प्रचलित कीमतों के आधार पर। पहले बात कर लेते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मीन्स होता है जीडीपी माइनस खर्चा। जीडीपी मतलब आपने किसी चीज से जो पैसे कमाए वो जीडीपी है। अब किसी चीज को बनाने के लिए आपको जो खर्चा लगा होगा आप उसको जीडीपी में से माइनस कर दीजिए तो वो बनकर आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, मीन्स के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा 19-20 के लिए शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर है 695 करोड़, 695 करोड़। और वहीं अगर यही शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको पूछ लिया जाए प्रचलित कीमतों के आधार पर तो वो होगा 916,014 करोड़, 916,014 करोड़। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी माइनस खर्चा, और वही कहलाता है आपके एनडीपी। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। राज्य में वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रहने वाली है। तो याद रखिएगा स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 81,355 रुपये होगी। और यही आपको अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष 2019-20 के लिए प्रचलित कीमतों के आधार पर, पहली वाली थी स्थिर कीमतों के आधार पर 81,355, ये है प्रचलित कीमतों के आधार पर। प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वो याद रखिएगा 1,18,159, 1,18,159। ठीक है, तो ये आपके थी प्रचलित कीमतों पर आधार वगैरह। ये जो शुरुआत की जो आए हैं प्रश्न आपके सामने, जो जीडीपी के बारे में थे, जो जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान के बारे में थे, और उसके बाद में जो एनडीपी के बारे में थे, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में थे, प्रति व्यक्ति आय के बारे में थे, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने इन प्रश्नों को जो है वीडियो की शुरुआत में रखा है। इनसे सीधे के सीधे सवाल आपके बनते हैं और यहाँ से आपको स्कोरिंग का चांस मिलता है। आपको सीधे सीधे डाटा है याद रखने हैं और आप इनके आधार पर स्कोर कर सकते हो।
तो ये थी जीडीपी और एनडीपी, उसके बाद जीडीपी में क्षेत्रवार योगदान और प्रति व्यक्ति आय की। अब बात करते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन की, जो अपने फसलें हैं उससे संबंधित बात कर लेते हैं छोटी सी। तो याद रखिएगा, वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो रहने वाला था, जिसका अनुमान लगाया गया था, वो था 249.88। ये जो प्रश्न है ये आपको अभी आगे बहुत बार देखने को मिलेगा, तो ये आपको आंकड़ा यहीं पर याद हो जाएगा। तो वर्ष 2019-20 के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित, ये अनुमानित क्यों कहा गया है, क्योंकि बजट प्रस्तुत होता है फरवरी में, और जो है आर्थिक समीक्षा जो बनाई जाती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए बनाई जाती है। तो उसके अंदर जो कुछ आंकड़े होते हैं वो अनुमान लगा लिए जाते हैं कि ये इतना हुआ है, अब इतना हो जाएगा, तो इसको अनुमानित माना गया है। और वो अनुमानित कितनी थी, 249.88 लाख मैट्रिक टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन था। ठीक है, अगर ये आपके पूछ ले वर्ष 2018-19 के लिए वो कितना था, तो वो था 231.25 लाख मैट्रिक टन था। और ये आपसे 2019-20 के लिए पूछे तो 249.88। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। पहली बात ये कि थोक भाव सूचकांक कहते किसको हैं। तो थोक भाव सूचकांक मतलब कुछ एक ऐसी चीजें जो सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, अनिवार्य हैं, और उन सभी सामान्य व्यक्ति के लिए वो वस्तुएं क्या है, अनिवार्य हैं, और उन अनिवार्य वस्तुओं का एक औसत मूल्य जो है वो निकाला जाता है, और उसी औसत मूल्य का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको कहते हैं थोक भाव सूचकांक। और इसका आधार वर्ष निकाला जाता है 1999 से 2000 और =100। तो ये आपसे सीधा सीधा ये जो थोक भाव का जो आधार वर्ष है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें चांद सितारे सूरज वूरज कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल इसी से संबंधित। और अगला सवाल है कि थोक भाव सूचकांक वर्ष 2019-20 के लिए दिसंबर 2019 तक क्या रहा है। राज्य में वर्ष 2019-20 के लिए दिसंबर 2019 तक थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे सीधा का सीधा पूछ लेगा तो आपको उत्तर देना है 313.63 रुपए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है अपने, याद रखिएगा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या होता है। ये भी एक नई चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या माना जाता है। तो वहां पर आधार वर्ष को 2000 कर माना जाता है। और याद रखिएगा, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 केंद्रों के आधार पर निकाला जाता है। 3 सेंटर्स होते हैं, उसके 3 जगह होती है, उनके आधार पर निकाला जाता है। वो 3 जगह कौन सी है वो हालांकि आगे आपके प्रश्न में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक जयपुर, एक अजमेर और एक भीलवाड़ा। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये अगला प्रश्न वही जो मैंने आपको बताया था, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किन केंद्रों पर की जाती है। तो जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा केंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी हल्की सी अलग हैं। एक है थोक भाव सूचकांक जो तो था 313.63, ठीक है ना, और उसका आधार वर्ष था 1999, 2100। ये है आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और इसका आधार वर्ष था 2000 3 केंद्रों पर निकाला जाता है, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा पर। अब इसमें अलग अलग राज्य पर अलग अलग कीमतें क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं आपको यहीं पर बता दूं कि अजमेर केंद्र के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अजमेर केंद्र के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 291 था। इसी प्रकार ये जयपुर के लिए हो जाएगा 312, और इसी प्रकार ये भीलवाड़ा के लिए हो जाएगा 295। देख लीजिए आपके सामने था। राज्य में वर्ष 2019-20 के लिए भीलवाड़ा केंद्र के पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 295। तो हमने तीनों क्षेत्रों की बात कर ली, जयपुर में 312, अजमेर में 291 और भीलवाड़ा में 295। आधार वर्ष 2001। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं हम नई चीज जो है राज्य की जीडीपी का भारत की जीडीपी में योगदान। तो राज्य की जीडीपी का भारत की जीडीपी में स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो है 4.82%। कितना है? 4.82%।
और यही राज्य की जीडीपी का, भारत की जीडीपी में प्रचलित कीमतों पर योगदान अगर आपसे पूछे, प्रचलित कीमतों पर, तो वो हो जाएगा 4.99%। स्थिर कीमतों पर 4.82%, प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 4.99%। तो ये आपके थे जीडीपी और इससे संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा में और खूब सारी चीज़ें आती हैं जिनसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं, आंकड़े निकल कर आते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज सामने आता है, समीक्षा के अनुसार 2019 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो सड़कों की कुल लंबाई थी 2,64,244.05 किलोमीटर। ठीक है ना, सड़कों की कुल लंबाई थी 2,64,244 किलोमीटर। अगर आपसे सड़कों का घनत्व पूछ ले तो याद रखिएगा, समीक्षा 2019 मार्च 2019 तक राज्य में जो सड़कों का घनत्व था वो था 77.21 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। सड़कों का घनत्व 77.21 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर था। इसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो याद रखिएगा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 10,599 किलोमीटर, 10,599 किलोमीटर। अगर राजस्थान में राज्य राजमार्ग की लंबाई पूछ ली जाए तो राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई है 15,517.51 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में राज्य राजमार्ग कितना है तो हो जाएगा 15,517। राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ ले तो 10,599। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? वो सड़कें जो सिर्फ और सिर्फ जिलों में चलती है उसको मुख्य जिला सड़कें कहते हैं, तो वो उनका हो जाएगा 8,757 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में अन्य जिला सड़कें कितनी हैं तो वो हो जाएगा अन्य जिला सड़कें जिनकी लंबाई है 53,431.63, 53,431.63। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान राज्य में जो है ग्रामीण सड़कों की लंबाई, तो वो हो जाएगी आपके 1,75,937.49 किलोमीटर। तो एक बार सारे डाटा एक साथ याद कर लेते हैं कि मार्च 2019 तक सड़कों की कुल लंबाई तो थी 2,64,244.05 किलोमीटर। सड़कों का घनत्व अगर पूछा जाए आपसे तो 77.21 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे जाए तो 10,599। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य राजमार्ग तो वो होंगे 15,517। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुख्य जिला सड़कें तो वो होंगी 8,757 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ली जाए अन्य जिला सड़कें तो वो होंगी 53,431 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें पूछ ली जाए तो वो होंगी 1,75,987.49 किलोमीटर। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं राज्य में मार्च 2018 तक। ये आंकड़ा जो है 2018 तक का है क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर 2019 तक का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। तो राजस्थान में 2018 मार्च तक जो है रेलवे मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी तो 5,929 किलोमीटर, 59-29 किलोमीटर। अगला प्रश्न बात करते हैं अब जो है आपके आर्थिक समीक्षा में कुछ पर्यटन से संबंधित बातें हुई थी तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में किस जिले में इकोलॉजी पार्क की स्थापना की जाने की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा राजस्थान में बिया सीकर थाने से बताएं याद रही पण वही याद रख लीजो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के मायने राजस्थान के मायने इकोलॉजी पार्क की स्थापना करी जेला। ठीक है। और अगला सवाल ऐसा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार कहां पर साउंड एंड लाइट शो लगाए जाने की बात कही गई है? तो राजस्थान में दो जगहों पर, एक तो फतेह विलास उदयपुर, फतेह विलास आपके कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर। और दूसरा आपके पड़ता है अजीत संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू में, अजीत संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू। इन दोनों जगहों पर जो है क्या लगाए जाएंगे? साउंड एंड लाइट शो लगाने जाने की बात हुई है आर्थिक समीक्षा के अंदर। तो इकोलॉजी पार्क पूछे तो लक्ष्मणगढ़ सीकर, और आपके साउंड एंड लाइट शो पूछ ले तो फतेह विलास उदयपुर और अजीत संग्रहालय खेतड़ी पर। फिर याद रखिएगा इसी आर्थिक समीक्षा में राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की भी घोषणा की गई थी। और जन सूचना पोर्टल की शुरुआत जो है 13 सितंबर 2019 को की गई थी। याद रख लीजिएगा जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019। उसी के साथ मैं एक आपको यहीं पर बात बता दूं छोटी सी, तो
देख लेते हैं अगले पहले कि राजस्थान जो है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा हिंदी ईमेल डोमेन बनाया गया है और वो हिंदी ईमेल डोमेन क्या है, @rajasthan.bharat। याद रखिएगा, राजस्थान पहला राज्य है जिसने हिंदी ईमेल डोमेन की स्थापना करी थी और वो हिंदी ईमेल डोमेन क्या है, @rajasthan.bharat। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल है राज्य बजट में घोषित स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत कितने विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ करने की बात की गई है। तो याद रखिएगा उसका उत्तर है 1000। राजस्थान बजट में घोषित स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना, ठीक है, और कितने विद्यालय होंगे उसके लिए, 1000 विद्यालय होंगे। अगला प्रश्न, खसरा और रुबेला अभियान की शुरुआत कब की गई थी। खसरा और रुबेला अभियान की जो शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 22 जुलाई 2019 को, 22 जुलाई 2019 को। एक सवाल और याद रख लीजिएगा, इससे यहाँ पर मुझे याद आ गया, अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 15 दिसंबर 2016 को, 15 दिसंबर 2016 अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है। अगला सवाल, राज्य की जीडीपी में कृषि से संबंधित मत्स्य का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई है कि राजस्थान, तो ये बात जो है, ये बात है सारी की सारी कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों की। तो पहले ये बात क्या आपको पता है सिर्फ कृषि क्या होती है वो हमें पता है, लेकिन संबंध क्षेत्र क्या होता है। तो कृषि आप करते हो तो उसमें जो है आप कृषि के अंदर आप पशुधन भी कर सकते हैं, फसलें आती हैं, वानिकी आती है, मत्स्य आता है, ये जो है कृषि के क्या हैं, संबंध क्षेत्र हैं। जो राजस्थान का जो कृषि का क्षेत्र, माफ कीजिएगा, राजस्थान की जीडीपी में जो कृषि का योगदान था स्थिर कीमतों पर, वो था 25.19%। वो 25.19% अपने आप में 100% था। उस 100% में अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो फसल का, एक वानिकी का, एक मत्स्य का और एक पशुधन का। तो इनका अलग अलग योगदान होता है। तो याद रखिएगा, मत्स्य का योगदान उसमें कितना है, 0.37% है। इसी के साथ वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है, आपसे पूछा जाए वानिकी क्षेत्र का योगदान, तो वो है 10.55%। ठीक है, इसी के साथ आपसे पूछ ले कि भैया जो है पशुधन का कितना है, पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है 41.54%। और आपसे पूछा जाए कि फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 47.54%। इन चारों से आपका जो है कृषि क्षेत्र बनता है। तो ये आपका था यहाँ पर कृषि क्षेत्र और उससे संबंधित बातें। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में भूमि उपयोग से संबंधित बातों की। तो सबसे पहला कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि के लिए उपयोग में आता है। सबसे पहली बड़ी बात, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी को पता होगा 34 22 39 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। जिस किसी भी सज्जन पुरुष को या जिस किसी भी सज्जन व्यक्ति को ये पता हो कि ये क्षेत्रफल मील में कितना है, क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो के अंदर ये बता रखा है क्षेत्रफल मील में कितना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्षेत्रफल मील के अंदर कितना है। याद रखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जिसमें से 52.22% हिस्सा कृषि के अंदर काम आता है। कितना हिस्सा, 52.22% हिस्सा कृषि के अंदर काम आता है, और वो कितना होता है, 179.07 लाख हेक्टेयर, 179.07 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब है अगला प्रश्न इसी से संबंधित कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा अन्य भूमि के लिए उपयोग में आता है। मतलब जो कृषि में भी नहीं आते हैं, जो चारागाह भूमि है उसमें भी नहीं है, जो बागवानी भूमि है उसमें भी नहीं है, जो बंजर भूमि है उसमें भी नहीं है, जो अकृषि भूमि है उसमें भी नहीं है, अन्य भूमि। तो याद रखिएगा, राजस्थान का 5.78% अन्य भूमि के अंतर्गत काम आता है, जिसका आपका कितना है, 19.83 लाख हेक्टेयर। तो ये था अन्य भूमि का। फिर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वानिकी क्षेत्र में काम आता है, तो याद रखिएगा 8.04%। वानिकी में कितना काम आता है, 8.40%, जो कि है आपके 27.56 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न इसी से संबंधित, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा बागान के लिए उपयोग में काम आता है, तो याद रखिएगा 0.007 यानी कि 0.24 लाख हेक्टेयर, 0.007%। फिर अगला प्रश्न इसी से संबंधित
कि अकृषि व ऊसर भूमि के लिए कितना भूमि जो है उपयोग में आती है, तो याद रखिएगा 6.95% जो है वो अकृषि या ऊसर भूमि के काम में आती है, जो आपके बनती है 23.83 लाख हेक्टेयर। फिर आ जाता है बंजर भूमि की, यहाँ बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके कितना हिस्सा बंजर भूमि में आता है, तो वो है 11.17%, जो आपके बनता है 38.11 लाख हेक्टेयर, 38.11 लाख हेक्टेयर। और लास्ट में आपके आ जाता है चारागाह भूमि से संबंधित कितना क्षेत्रफल है जो चारागाह भूमि के लिए उपयोग में किया जाता है, तो वो है 4.88%, जो कि बन के आता है 16.73 लाख। तो एक बार सारा यहीं पे याद कर लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत जो है आपकी कृषि भूमि आती है लगभग 52.22%, माफ कीजिएगा 179.03 लाख हेक्टेयर। उसके बाद आती है वानिकी वाली, वो आपकी आती है 8.04%, यानी कि 27.56 लाख हेक्टेयर। फिर आपकी आ जाती है अन्य भूमि, तो अन्य भूमि में आपकी आती है 5.78%, जो आपके निकल कर आती है 19.83 लाख हेक्टेयर। फिर आपसे पूछ ले कि भाई चारागाह भूमि कितनी है, तो वो है 16.73 लाख हेक्टेयर। आपसे पूछ ले बागानी के लिए कितनी है, तो वो है 0.24 लाख हेक्टेयर। और पूछ ले बंजर जमीन कितनी है, तो वो है 38.11 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये सारी बातें थी कृषि और इन सबसे संबंधित। अब कृषि हो गया, जमीन हो गई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बारिशों की। तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2019 तक जो वास्तविक वर्षा हुई थी वो कितनी हुई थी, तो राजस्थान के अंतर्गत 774.38 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई थी 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच के अंतर्गत, जो कि राजस्थान की सामान्य वर्षा, औसतन वर्षा जो होती है 530.05 मिलीमीटर की होती है, उससे 46.09% ज्यादा हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की वास्तविक वर्षा, तो याद रखिएगा 774.38 मिलीमीटर। ठीक है, और राजस्थान में वास्तविक वर्षा कितनी मानी जाती है, तो वो है आपके 530.08 मिलीमीटर। और कितना प्रतिशत अधिक रही थी, तो वो है 46.09% अधिक रही थी। वास्तविक वर्षा, सामान्य वर्षा कितनी मानी जाती है आपके 530, और हुई कितनी थी 774 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों से संबंधित, कृषि उत्पादनों से संबंधित। कृषि में जो है क्या क्या फसलों रही, क्या क्या उत्पादन रहा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं कि ये सवाल आपके खूब बार आएगा घूम फिर के, तो आपको याद हो जाएगा कि वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन मैट्रिक टन में कितना रहा, मैट्रिक टन में कितना रहा। तो ये जो आंकड़ा था ये अनुमानित आंकड़ा है 249.88 लाख का, 249.88 लाख मैट्रिक टन का। अगर आपसे पूछ ले वर्ष 2018 और 19 के लिए, तो वो था 231.25%। ठीक है, और ये आंकड़ा जो है अनुमानित है, ये किसके लिए था, 2018 के लिए था, और वो आपके सामने जो है ये 19 के लिए है। अब इसी में से ही खूब सारे सवाल आ जाएंगे, जैसे कि खाद्यान्न जो था वो कितना हुआ टोटल 249.88, इस खाद्यान्न में अनाज कितना रहा, तो ये याद रखिएगा आपके जो सामने ये रहा। चलिए, मैंने बताया था आपको राजस्थान में वर्ष 2018-19 में कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो मैंने आपको जस्ट बताया ही था 231.25 लाख मैट्रिक टन। अगला प्रश्न जो है राजस्थान में वर्ष 2019-20 में अनाज उत्पादन, ये देखिए अनाज उत्पादन मैट्रिक टन में आपसे पूछा है और उसका आंसर है 204.98%। अगला प्रश्न जो है वो है दलहन से संबंधित। तो वर्ष 2019-20 में दलहन से उत्पादन से जो है वो कितना था आपके 44.90 लाख मैट्रिक टन। इसी के साथ मैं आपको यही बता दूं तिलहन हुआ था 65.79। उसके बाद आपके आया था खरीफ की जो फसल थी वो थी 89.25%। मिक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे देखते हैं अपन। और राजस्थान में वर्ष 2019-20 में दलहन उत्पादन 44.90। राजस्थान में वर्ष 2019-20 में तिलहन का उत्पादन, तिलहन जो कि मैंने आपको बताया था अभी 65.79%। उसके बाद राजस्थान में वर्ष 2019-20 में खरीफ में भी खाद्यान्न का
ठीक है ना, सिर्फ खाद्यान्न वाली पूछी है हमने, तिलहन नहीं पूछा है। उसके अंदर खाद्यान्न में आपके दो चीज़ें शामिल होती है, एक तो अनाज और एक दलहन। अनाज और दलहन मिलकर क्या बनता है, खाद्यान्न बनता है। और खरीफ, आप सभी को पता होगा कि खरीफ की फसलें की बुआई कब की जाती है। तो आप में से कोई भी सज्जन पुरुष जो है बता सकता है, सज्जन व्यक्ति बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि खाद्यान्न से संबंध खरीफ फसलों की बुआई और कटाई कब की जाती है। तो याद रखिएगा, उत्पादन कितना हुआ था, 89.25 लाख मेट्रिक टन। और इसी के साथ रबी का उत्पादन अगर आपसे पूछ ले, राजस्थान में वर्ष 2019-20 में रबी उत्पादन कितना हुआ था, तो वो है 160.63 लाख मेट्रिक टन। फिर आपसे अगर पूछ ले कोई छोटा मोटा तो और बता दीजिएगा, जैसे कि ये गन्ने का बताया गया यहाँ पर 2.50 लाख। इसी के प्रकार कपास का पूछ ले तो वो है 26.64। ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितने कि वो ऊपर वाले थे। तो ये कुछ डाटा थे कृषि से संबंधित। अब हम बात करते हैं सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ छोटी मोटी सी योजनाओं की, जिनका की उल्लेख जो है आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले आती है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। बजट में जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर एक पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, बजट में जब इस पायलट प्रोजेक्ट की बात हुई थी तब शुरुआत में टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही, कौन कौन से जिले, टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही पर बात हुई थी। हालांकि बाद में उदयपुर और सिरोही भी जोड़ लिए गए थे। उदयपुर और सीकर, सिरोही तो है ही आपके, उदयपुर और सीकर बाद में जोड़ लिए गए थे, लेकिन टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही क्या है, शुरुआत में ही जुड़ा हुआ था। अब इसी से संबंधित एक बात और आ जाती है, ये तो था आपके जीरो बजट प्राकृतिक खेती की, ठीक है ना। और इससे संबंधित अगला एक प्रश्न और बनता है कि केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राजस्थान सरकार का केंद्र सरकार के साथ वित्त पोषण का अनुपात। कौन सा मिशन, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का कितना है, तो 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जितना भी पैसा लगेगा उसमें 40% राज्य सरकार देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। यही इसी केंद्रीय जो है खाद्य सुरक्षा मिशन की मैं बात कर लेता हूं। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 और 8 के बजट में। इसका वित्त पोषण मैंने आपको बताया था कि भाई केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य जो है 40% देगी। इसी में ही एक खाद्य सुरक्षा योजना चलाई गई थी जो राजस्थान में 14 जिलों में तो गेहूं के लिए और 5 जिलों में मक्का के लिए चलाई गई थी। तो इसको देखते हैं आगे अपन। ये लीजिए, प्रश्न भी आ गया आपके सामने। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूं तथा मक्का के लिए राज्य के कितने जिलों में योजना क्रियान्वित है। तो याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा योजना कितने जिलों में है, और ये खाद्य सुरक्षा योजना गेहूं के लिए 14 जिले और मक्का के लिए 5 जिले। फिर अगले एक बात और करते हैं, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य योजना, इन तीनों को मिलाकर राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सीधा प्रश्न आ सकता है। आप चाहो तो इस पर ये चांद, एक सेकंड, हाँ आप चाहें तो आप इस पर चांद, सितारे, फूल और तारे सब लगा सकते हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन योजना कौन कौन से शामिल है, तो एक तो आपके राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना और राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य योजना इसमें शामिल है। अब देखते हैं अपन आगे। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम राशि कितनी है। तो पहले बताया जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके अंतर्गत आपको एक जो आपकी फसल होती है इसके लिए प्रीमियम भरना होता है। तो यदि आपकी फसल खरीफ की फसल है तो आपको 2% का प्रीमियम भरना पड़ता है। यदि आपकी फसल रबी की फसल है तो आपको 1.5% का प्रीमियम भरना पड़ता है। और यदि आपकी फसल व्यावसायिक है या वाणिज्यिक है तो आपको वहां पर 5% का क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों का प्रीमियम अभी हमने बताया था, तो वो कितना है, 1.5 है। इसका अगला प्रश्न ये आ गया, वाणिज्यिक फसलों के लिए या व्यापारिक फसलों के लिए, तो ये कितना है आपके 5% का है। आगे देखते हैं, राजस्थान
कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। 17 दिसंबर 2019 को, जब अपने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ था, तब ये चलाया गया था 17 दिसंबर 2019 को। कौन सी? राजस्थान कृषि व्यवसाय, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। और इसी के तहत एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया था, ठीक है, और उसमें कितने पैसे लगाए गए थे? 1000 करोड़ रुपए। तो देखते हैं आगे, राज्य में कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को। और कितनी राशि के साथ किया गया था? तो 1000 करोड़। मैंने अभी बताया ही था आपको। तो याद रखिएगा कि भैया आपने जो पहले बात करी थी, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय एंड कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की 17 दिसंबर 2019 को, और कृषक कल्याण कोष इसका 16 दिसंबर 2019 को। और राशि कितनी? तो 1000 करोड़ की। अगला प्रश्न, राजस्थान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कब से प्रभावी हुई? राजस्थान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कब से प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? याद रखिएगा, राजस्थान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया, रेरा, RERA, रेरा, RERA। ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न जो है कांस्टेबल के लिए ही है। आप यही प्रश्न पटवार के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न आपको रीट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न आप स्टेट लेवल से संबंधित कोई भी पेपर हो, चाहे RAS का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, यहाँ से सवाल आते हैं। तो याद रखिएगा, रेरा का जो है आंशिक क्रियान्वयन तो हुआ था 1 मई 2016 से 1 मई 2016 से, और जो उसका प्रभावी क्रियान्वयन शुरू हुआ था वो हुआ था 1 मई 2017 से। रेरा राजस्थान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जाता है इसको, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला प्रश्न, राजस्थान आवासन मंडल जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, कब नीलामी उत्सव मनाता है? तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान आवासन मंडल की। ये राजस्थान आवासन मंडल जो है जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, इसमें प्रत्येक बुधवार को जो है नीलामी उत्सव मनाया जाता है। और इसी से संबंधित जो बातें जो कि करंट में आपके एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, एक इसी आवासन मंडल ने एक योजना चलाने की बात करी है जिसका नाम था मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना। और इसी आवासन मंडल ने जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग हब बनाने की बात करी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, आवासन मंडल जिसका स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, प्रत्येक बुधवार को अपना नीलामी दिवस मनाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किस योजना की शुरुआत की बात की गई थी? तो मैंने बताया ही था, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना की। फिर अगला, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा किस स्थान पर कोचिंग हब प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा, प्रताप नगर जयपुर के अंदर कोचिंग हब प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जून 2015 में चलाया गया अमृत मिशन के तहत राजस्थान के कितने शहर आते हैं? स्वायत्त शासन विभाग 2015 में चलाया गया था अमृत मिशन, और इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो 29 जिले आते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी से संबंधित है कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाए गए स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के तहत राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? तो स्मार्ट सिटी में याद रखिएगा, राजस्थान के 4 जिलों को स्मार्ट सिटी की बनाए जाने की बात की जा रही है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा की बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राजस्थान में दिसंबर 2019 तक कितने शौचालय बनाए गए थे? तो ये एक इसी से संबंधित प्रश्न है, और याद रखिएगा 3.45 लाख शौचालय जो है बना लिए गए थे स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। फिर अब बात करते हैं थोड़ी सी शिक्षा और उससे संबंधित बातों की। तो एक बात यहाँ से शुरू करते हैं अपन कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, इसमें खूब सारे चेंजेस हुए थे, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो लागू कब हुआ था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को।
इस अधिनियम में 2019 में खूब सारे ऐसे परिवर्तन किए गए थे। उस परिवर्तन के तहत आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि राज्य में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं, तो याद रखिएगा 319 कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए हैं। ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2010। आगे देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के तहत राज्य में कितने मेवाती बालिका आवासीय विद्यालय खोले गए हैं? तो याद रखिएगा इसका उत्तर है 10। ये सवाल थोड़ा और इम्पोर्टेंट बनता है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब की गई? राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब की गई? 20 अगस्त 2019 को। इस प्रश्न का भी उत्तर याद रखिएगा, 20 अगस्त 2019। ये डेट 20 अगस्त 2019 मेरे लिए काफ़ी किस्मत वाली रही है, तो मेरे को ये वैसे याद रह जाती है। आप भी याद रखिएगा, राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 20 अगस्त 2019। अब अगला सवाल इसी से संबंधित कि राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत कितने ब्लॉक व गांव शामिल है? तो पहली बात तो इसमें 33 के 33 जिले शामिल हैं राजस्थान के, और उन 33 जिलों के 295 ब्लॉक और इन 295 ब्लॉकों के 4000 गांव शामिल हैं राजीव गांधी जल संचयन योजना के अंतर्गत। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2019 को हुई थी। तो ये था जल से संबंधित कुछ प्रश्न। अब बात करते हैं कृषि और सहकारिता से संबंधित बातों की। तो पहला प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक और दुग्ध संघ कितने हैं? तो राजस्थान में 29 तो क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, और 21 क्या है? दुग्ध संघ है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि राजस्थान में 37 उपभोक्ता थोक भंडार हैं, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं, 6645 प्राथमिक शाखा समितियां हैं, और याद रखिएगा 271 फल व सब्जी विपणन समितियां हैं। हालांकि ये सभी प्रश्न आपको आगे दिख जाएंगे। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? 29, और दुग्ध संघ कितने हैं? तो 21। अगला, राज्य में उपभोक्ता थोक भंडार मैंने बताया था 37 हैं। उसके अगला, राज्य में प्राथमिक भूमि विकास बैंक 36 बताए थे मैंने। इसके अगला, राज्य में प्राथमिक शाखा समितियां कितनी है? 6645। राज्य में फल व सब्जी विपणन समितियां कितनी हैं? 271 हैं। ये सारी मैंने आपको बताई थी। देखिए दोस्तों, इन सारे डाटाज में जो है कोई त्रुटि होने के चांसेस वैसे तो नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है आपके राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अवेलेबल है आर्थिक समीक्षा, उसी पे से लिए गए हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो थोड़ा सा आप देख लेना। हालांकि मुझे जहां तक पता है इसमें 99% शुद्धता है। अगला देखते हैं अपने, अब जो है बात करते हैं थोड़ी सी एमएसएमईज की। एमएसएमई अधिनियम 2019 की, ये प्रश्न उसी से संबंधित है, लेकिन पहले उसकी भूमिका को देखा जाए। एमएसएमई अधिनियम 2019 में आया था। एमएसएमईज क्या होता है आप सभी को पता होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। और इसी ने जो है राजस्थान में औद्योगिक विकास नीति की बात करी थी, निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करी थी, सौर ऊर्जा नीति की बात करी थी, और पवन एंड हाइब्रिड एनर्जी की भी बात करी थी। और इसी से संबंधित ये प्रश्न भी बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात करने वाली कौन सी वस्तुएं हैं? तो याद रखिएगा, कपड़ा, रसायन इंजीनियरिंग और हस्तशिल्प आभूषण राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न कि राज्य में वर्ष 2018-19 में कपड़ा, कृषि, जवारात का निर्यात कितना रहा? तो कपड़े का रहा 6750.11 करोड़, कृषि का रहा 4525.87 करोड़, और जवारात का रहा 5737.33 करोड़। वर्ष 2018 और 19 में कपड़े, कृषि और जवारात का निर्यात। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, एक और चांद सितारों वाला सवाल। चांद, सितारे, फूल और तारे सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है। 7 नवंबर 2019 किसका गठन हुआ था? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। ये है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। एक आएगा समन्वय परिषद, दोनों में फर्क है।
उसका समन्वय परिषद का गठन 25 अक्टूबर 2019 का है, जबकि इसका गठन 7 नवंबर 2019 का है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है और मेरे हिसाब से ये किसी एक कांस्टेबल के पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि 7 नवंबर को भी कांस्टेबल का पेपर है और इस दिन इसका 1 वर्ष पूरा होता है। तो ये मेरी दिल से फीलिंग आ रही है कि ये सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। याद रख लीजिएगा, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद गठन 7 नवंबर 2019 को। अगला प्रश्न, राजस्थान निर्यात समन्वय परिषद, मैंने आपको कहा था एक आपके वो था और एक आपके ये है। तो ये समन्वय परिषद का जो है गठन कब किया गया था? 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। फिर बात करते हैं एक नया जो राजस्थान सरकार ने नवंबर 2019 के अंदर शुरू किया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के अंतर्गत, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है नवंबर 2019 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत कितने विभागों की सेवाएं दी जाएगी? तो 15 विभागों की 100 सेवाओं को सिंगल क्लियरेंस विंडो सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं आगे अपन रिको के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा रिको क्या है, और नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में रिको का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं। रिको जो है, जितने भी राजस्थान के अंदर पार्क विकसित होते हैं, चाहे वो फूड पार्क हो, चाहे वो थीम पार्क हो, ये सब कौन विकसित करती है? रिको विकसित करती है। तो राजस्थान के द्वारा कहाँ कहाँ पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? तो याद रखिएगा, जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर के अंदर एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। उसके बाद रिको द्वारा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया? रिको द्वारा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर। रूपनगढ़ कहाँ है? किशनगढ़, और किशनगढ़ अजमेर में रिको द्वारा मेगा फूड पार्क बनाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन, रिको द्वारा जापानी जोन कहाँ कहाँ बनाया गया है? जापानी जोन कहाँ कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा, नीमराना और गिलोट के अंदर जो है आपके जापानी जोन बनाया गया है। ये नीमराना और गिलोट कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और रिको ने जापानी जोन इन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत बनाए हैं। फिर एक बात और आती है कि स्टोन मार्ट 2019 में इसके 10वें संस्करण का आयोजन हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? जयपुर के अंतर्गत स्टोन मार्ट 2019 के 10वें संस्करण का गठन किया गया था। अब देखते हैं आगे अगला सवाल, राज्य के तेल व प्राकृतिक गैस का भारत के तेल उत्पादन में कुल कितना हिस्सा है? प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान के तेल व प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो भारत के उत्पादन का कुल कितना हिस्सा है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो तेल का उत्पादन करता है या प्राकृतिक गैसों का उत्पादन करता है, और ये 22.23% हिस्सा भारत को देता है। भारत का कुल प्राकृतिक तेल और गैसों का जो उत्पादन होता है उसमें 22.23% राजस्थान का योगदान रहता है, और राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है उत्पादन की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, राजस्थान में दिसंबर 2019 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? तो वो है आपके 21,175.9 मेगावाट। 21,175.9 मेगावाट। ठीक है ना। अधिष्ठापित क्षमता कहाँ तक की पूछी है आपसे? तो कब तक की? दिसंबर 2019 तक की। देखते हैं अगला प्रश्न अपने। अगला प्रश्न है, राज्य में 31 दिसंबर 2019 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए थे? तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा, मैं हालांकि कोई पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा, 2.66 करोड़ खाते जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोल दिए गए हैं। एक सवाल इसी में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो दिसंबर अपने 2019 तक ऊर्जा के बारे में बात हुई थी, तो एक शब्द आता है यहाँ पर अक्षय ऊर्जा। एक शब्द निकल कर आता है अक्षय ऊर्जा। तो बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की क्या होती है, अक्षय ऊर्जा के बारे में। तो अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत 4-5 चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे कि आपके जो अक्षय ऊर्जा में जो कुल एनर्जी होती है वो होती है 9756.15 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा की कुल एनर्जी कितनी है? तो 9756.15 मेगावाट। और इसके अलग अलग 4-5 भाग होते हैं, इसी में अपन देख लेते हैं। जैसे कि अक्षय ऊर्जा में पवन ऊर्जा का योगदान कितना है? तो अक्षय ऊर्जा में पवन ऊर्जा का योगदान है आपके
सॉरी 3734, माफ कीजिएगा 3734.10। बायोगैस का योगदान कितना है अगर आपसे पूछ ले तो 101.95 मेगावाट। सौर ऊर्जा का योगदान पूछ ले अगर आपसे तो 2178.10। और जल विद्युत ऊर्जा का योगदान पूछ ले तो 3742 जल विद्युत ऊर्जा का योगदान है। कुल अक्षय ऊर्जा कितनी है 9756.15 मेगावाट, जिसमें पवन ऊर्जा कितनी है 3734.10 मेगावाट। बायोमास पूछ ले आपसे तो 101.95 मेगावाट। सौर ऊर्जा पूछ ले आपसे अगर तो याद रखिएगा 21,078 मेगावाट, 2178 मेगावाट। और जल ऊर्जा अगर आपसे पूछ ले जल विद्युत ऊर्जा तो वो थी 3742 मेगावाट। इसी के साथ आपके आर्थिक समीक्षा से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। मेरे हिसाब से इन प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना जितना इंपॉर्टेंट मैटर था वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। बाकी आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अब मैं बचे कुछ 5-6 दिनों में आपको वो सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दूंगा जिनके आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदमय तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।